नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। कहो उसी से जो कहे न किसी से, कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का और आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 16 प्रकाश के बारे में। मित्रों, आज हम भाग 5 में प्रकाश के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा है। गोलीय दर्पण के बारे में हमने यह बताया था कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हमने बताया था कि यह खोखले गोले का एक छोटा भाग होता है और उसके अंदर यदि चांदी की कलई कर दी जाए तो बाहर का जो चमकदार सतह होता है वह चमकदार हो जाता है और यह जो होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जबकि अवतल दर्पण में बाहर की तरफ चांदी की कलई कर दी जाती है और अंदर की सतह चमकदार हो जाता है, जो अवतल दर्पण या कान के मिरर कहलाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण हम अपने किचन या रसोई घर में चम्मच को देख सकते हैं। चम्मच का जो उभरा हुआ भाग होता है वह एक प्रकार से उत्तल दर्पण का काम करता है। उसी तरह से जो अंदर का जो भाग होता है, धंसा हुआ भाग होता है, वह एक प्रकार से अवतल दर्पण का काम करता है। हम देखते हैं कि अगर हम उसको पास लाएंगे चम्मच को तो उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और जैसे जैसे दूर ले जाते जाएंगे प्रतिबिंब उल्टा बनता चला जाएगा। इस प्रकार यह गोलीय दर्पण के गुण होते हैं। अब गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ पारस्परिक पारिभाषिक शब्दावली पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वह उस गोले का केंद्र होता है जिसके एक भाग से गोलीय दर्पण बनाना होता है। जैसे चित्र में जो बिंदु C है वह एक वक्रता केंद्र है। यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में होता है। इस प्रकार वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का एक मुख्य केंद्र होता है जिसके चारों ओर हम एक परिधि खींच सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, यह गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसी गोले की जो त्रिज्या होती है वह दर्पण की त्रिज्या होती है, वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे चित्र में जो एक लाइन खींची हुई है यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या जो होता है वह मुख्य रूप से दोनों गोलीय दर्पण में पाया जाता है, जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में होता है। गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह गोलीय दर्पण के जो सरफेस या जो पृष्ठ होता है वहाँ से केंद्र के बीच की दूरी होती है। अब हम बात करते हैं ध्रुव या पोल की। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव या कहलाता है। तो जैसे P, पोल जो है वह ध्रुव है। यदि हम मुख्य अक्ष की बात करें, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में पाई जाती है। तो इस प्रकार मुख्य अक्ष पर ही जो मुख्य अक्ष होता है, अगर उस पर सीधी हम प्रकाश की किरणें डालें तो वह सीधे पुनः वापस लौट आएगी। अब हम बात करते हैं दर्पण के द्वारक की, जिसे एपर्चर ऑफ मिरर भी कहते हैं। दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है
जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है। जैसे M1 M2 जो है वह दर्पण का द्वारक है, और इस प्रकार दोनों, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यदि हम दर्पण के दोनों सिरों से एक लाइन खींच दें तो वह दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे XY इसमें दर्पण का द्वारक है। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें होती हैं वह गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं उससे या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया जो F है वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण में जो दर्पण का मुख्य फोकस होता है वह दर्पण के अंदर होता है, और उसी तरह से कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य फोकस होता है वह आभासी होता है। अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण लेते हैं और उसे एक स्टैंड पर लगाकर हम रख देते हैं। गत्ते के किसी सीट पर एक सफ़ेद कागज़ हम चिपकाते हैं और जो पर्दे का काम करता है। मेज पर हम एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग हम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। क्या देखते हैं कि पर्दे पर जो मोमबत्ती की जो लौ है उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने का जब हम प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि हम पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर हम इधर उधर सरकाते हैं जब तक कि लौ का स्पष्ट जो दृश्य प्रतिबिंब हमको प्राप्त नहीं हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे पीछे करके हम प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं तो क्या देखते हैं, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, क्या इसका आकार लौ जितना ही है, हम क्या देखते हैं। इसी तरह से मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाते हैं और इसे अलग अलग दूरी पर रख करके देखते हैं। प्रत्येक अवस्था में पर्दे का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तथा उसकी प्रकृति के बारे में हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नज़दीक लाने पर उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों तरह का बनता है। जैसा कि हम एक वेन आरेख द्वारा हम दिखा पा रहे हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह आभासी और वास्तविक दोनों तरह का है। तो ये रहा अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। अब हम आगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। हम यह कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह अक्सर वस्तु से छोटा होता है, जबकि एक स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण से वस्तु से बड़ा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का होता है, जबकि उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वह सदैव आभासी न होकर के वास्तविक भी होता है। यह प्रक्रिया हम अपने प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं और पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ले सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।